हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सिंधु घाटी कृषि पर एक निबंध लिखना है। सिंधु प्रदेशों के लोग कृषिगत फसलों से परिचित थे। इसका साक्ष्य वहाँ के पुरास्थलों की खुदाई में मिला है। और सिंधु सभ्यता की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ इन कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त थी। यहाँ की नदियाँ द्वारा लाई गई जो जलोढ़ और कछाड़ी मिट्टी रबी की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्पादन के लिए सहायक रही है। यद्यपि सिंधु क्षेत्रों में जो खरीफ फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, इसके बावजूद सिंधु प्रदेशों के लोगों की मुख्य खाद्य फसल रबी फसलें ही थी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु के मैदान बलूचिस्तान की उच्च भूमि की अपेक्षा एक बिल्कुल भिन्न वातावरण प्रदान करते हैं। और सिंधु क्षेत्र की नदियाँ द्वारा प्रत्येक साल विस्तृत बाढ़ लाई जाती थी। ये नदियाँ सालाना बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में गाद छोड़ जाती थी। इस तरह लगातार गाद के संचित होने के फलस्वरूप यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार होता गया और उसी के साथ ये बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ और कछाड़ी भूमि का भी विस्तार होता गया। सिंधु क्षेत्रों में बाढ़ जून से लेकर सितंबर तक रहती थी, लेकिन बाढ़ के हटने के बाद मैदानी क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ बन जाती थी। सिंधु मानवों द्वारा इन क्षेत्रों में रबी फसलों की कृषि की जाती थी। इस तरह सिंधु कृषि मूलतः रबी की फसलों पर आधारित थी। शीतकाल में रबी फसलों की बुआई की जाती थी, तब वह क्षेत्र बाढ़ से मुक्त रहता था। रबी फसलों की कटाई जून से पहले हो जाती थी, फिर इसके बाद बाढ़ आ आती थी। और यानी सितंबर से लेकर जून के पहले का काल रबी फसलों के तैयार होने व पकने के लिए पर्याप्त होता था। कि इसलिए इन क्षेत्रों में कृषि प्रक्रिया में रबी फसल की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का जो वर्षा ऋतु के आते आते उनके बाढ़ आ जाते थे, जिससे कोई भी फसल नहीं हो पाता था, जिससे वो रबी फसलों पर ज़्यादा निर्भर करते थे। गेहूं तथा जौ ये दो फसलें थी जिनके पहले से ही होने के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। और निरंतरता हम सिंधु सभ्यता में भी पाते हैं कि रबी की अन्य फसलें जिनके प्रमाण हमें सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त हुए, सरसों, अलसी, मटर, दलहन, हरा चना। और यद्यपि कुछ सिंधु स्थलों में खरीफ फसलों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हुई है। खरीफ की मुख्य फसलों में ज्वार, बाजरा तथा रागी आते हैं। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि सिंधु प्रदेशों में रबी काल अर्थात सितंबर से जून के मध्य तक का काल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि जून से सितंबर के बीच तो वहाँ बाढ़ का समय होता था, लेकिन बाढ़ के पानी के उतरते ही कछाड़ी मैदान में उपजाऊ मिट्टियों का भरमार हो जाता था, जिससे रबी की फसलों इसके साथ ही रबी की फसलों की खेती के लिए सदैव उपयुक्त बना रहती थी। इसलिए सिंधु सभ्यता के निवासी का मुख्यतः रबी फसलों की खेती की जाती थी और उनके भोजन सामग्रियों में इसकी प्रधानता अधिक थी। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के फसल उगाते थे। क्योंकि अधिकांश सिंधु सभ्यता कालीन नगर सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था और युक्त उपजाऊ नदी तटों पर स्थित है, तो कृषि समकालीन लोगों के जीवन का मुख्य आधार रही होगी। जलवायु में भूमि की उत्पादकता और सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न हड़प्पा कालीन बस्तियों में अनेक फसल उगाई जाती हैं। गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण हमें दो किस्म में उगाई जाती है, जिसमें क्लब गेहूं और लघु आकार का गेहूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी जौ भी प्राप्त हुआ है, और जो संभवतः छोटे आकार का 6 रेखाओं वाला था। गेहूं और जौ दोनों ही कालीबंगा में पाए गए हैं। ये दोनों फसलें वस्तुतः समस्त हड़प्पाकालीन स्थलों में समान रूप से महत्वपूर्ण रही होगी। अन्य खाद्य पदार्थों में इनमें खजूर और मटर जैसे फलीदार अनाज के भी प्रमाण मिले। तिल हुआ, सरसों, तेल निकालने के लिए उत्पादन किया जाता था। और अनेक प्रकार के मोटे अनाज की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जैसे कि रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार और रागी, जो कि सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा मिला है। जो सौराष्ट्र का बालाकोट है उस जगह से बाजरा मिला है। और साथ ही वहाँ कुछ परवर्ती काल में ज्वार और सोरगम के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें संभवतः अफ्रीका से लाकर यहाँ प्रचलित किया गया होगा। इस तरह गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल थे। मेसोपोटामिया और मिस्र के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वहाँ पर खेती सिंधु सभ्यता से पहले होती थी। और साथ ही जौ की जो किस्में प्राप्त हुई है वह अब भी तुर्किस्तान और ईरान और उत्तरी अफगानिस्तान में मिलती हैं। विद्वान बेबी लोब का मानना है कि मानव द्वारा जो प्रयुक्त गेहूं का मूल स्थान हमें हिमालय के पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान में रहा होगा, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार जो कि जगरोस
पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच वाला क्षेत्र इसका मूल स्थान रहा होगा। इसके अलावा जो हड़प्पा में तरबूज के बीज मिले हैं वो सेल खड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि वे लोग नींबू से भी परिचित थे। यहाँ एक विचित्र बर्तन की आकृति यानी अनार की और दूसरे चित्रित बर्तन नारियल की तरह है, कुछ अनार की तरह और कुछ नारियल की तरह है, जो सिंधु सभ्यता के लोगों का इन दोनों फलों से परिचित होने का सूचक है। लोथल और रंगपुर से हमें धान और धान या चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और यह प्राप्त मुद्रा छापों के पीछे जो चावल की भूसी लगी पाई गई है इस परीक्षण से पता चला है। धान भी निम्न कोटि का था। वैसे यहाँ उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से हमें चावल की जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पर दुर्भाग्यवश ये कि भारत की खास फसल गन्ने का उत्पादन के उत्खननों से अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। यद्यपि वहाँ उसकी पैदावार होने की संभावना प्रतीत होता तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अंश भी एक रोचक खोज है। जिस कपास से यह कपड़ा बनाया गया वह मोटे किस्म की गासोपियम और आर्बोरियम प्रकार की भारतीय कपास से मिलती जुलती है। इस कपास को भारत की देसी मंजिष्ठा से रंगा गया है। कपास उत्पादन का प्राग ऐतिहासिक काल निश्चित रूप से भ्रांतिजनक और स्थिति इस कारण भी अधिक है क्योंकि जलवायु संबंधित परिस्थितियां अनुकूल न हो तो कपड़े के विद्यमान होने के सारे प्रमाण विनष्ट हो जाते हैं। परंतु मोहनजोदड़ो में कपास के प्रभाव से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में हमें कपास के पाए जाने का पहला उल्लेख किया जा चुका है। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र प्रयुक्त किए जाते थे। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मृत भांडों, चीनी मिट्टी की बनी अन्य वस्तुओं पर बनी कपड़े की छापें या निशानी से हड़प्पा काल में कपास उगाने और कपड़ा बुनने का अप्रत्यक्ष अनुमान होता है। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता काल की मोहरे की उपलब्धि से यह आभास मिलता है कि वहाँ भारतीय व्यापारी निवास करते थे। संभवतः कपास एवं सूती कपड़ा उनका प्रमुख व्यापारिक माल था। कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले वास्तविक उपकरण के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से अभी तक बहुत थोड़े प्रमाण मिले हैं। यह संभव लगता है कि खेती के पुराने तरीकों का जो विकसित हड़प्पा युग में भी अनुसरण किया जाता रहा। कालीबंगन में खेत की सतह पर हल चलाने के बहुत रोचक प्रमाण मिले हमें। यह जमीन पर 2 दिशाओं में समकोण मिलाती हुई हल की रेखाओं के निशान मिले हैं और इन निशानों से हमें आभास हो जाता है कि लकड़ी का हल या कुदाली का प्रयोग हमें भूमि जोतने के लिए किया जाता था वहाँ पे। रोचक खोज के आधार पर यह माना जा सकता है कि हल द्वारा खेत जोतने की प्रक्रिया प्रारंभिक हड़प्पा युग से ही प्रचलन था। उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आवश्यक सभी प्रकार की फसलें कृषि से ये परिचित थे और सभ्यता के लोगों द्वारा अपनाया गया खेती का तरीका आज भी किसानों की कृषि में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर इतना ही था और थैंक यू। जो आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो प्लीज़ आप अपना नोट्स साथ में बनाते रहें एंड वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी लाभदायक होगा। ओके देन मैं आपको इसके लिए थैंक यू कहता हूँ और आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी।